हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग जो अपना 11th का केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे थे उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ा था। ये रूल जो था वो किसके द्वारा दिया गया था? लुईस के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक जो थ्योरी दी थी उसमें भी उन्होंने इसी रूल को बताया था कि जो भी अपने एलिमेंट्स होते हैं, जो भी कोई भी परमाणु होता है, वो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है और अपना विन्यास उत्कृष्ट गैस जैसे यानी नोबल गैस के जैसे बनाना चाहता है। अब उसके लिए या तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़े या फिर उसको इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़े या फिर उसे कुछ शेयरिंग करनी पड़े। तो वो जो करता है, मतलब जिस भी तरीके से उसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, इतने वो क्या करता है, ट्राई करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में यानी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो हम लोग लास्ट क्लास के अंदर अष्टक नियम के बारे में पढ़ रहे थे। ये नियम किसके द्वारा दिया गया था? लुईस के द्वारा दिया गया था। तो ये नियम यही बताता है कि कोई भी जो परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, आइदर दे गेन द इलेक्ट्रॉन, दे लूज द इलेक्ट्रॉन और शेयर द इलेक्ट्रॉन। या तो वो गेन कर सकता है या वो लूज कर सकता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है जो अपना कंप्लीट होता है ऑक्टेट रूल। अब इस रूल की कुछ लिमिटेशंस आ गई थी कि ये रूल बहुत जगह फॉलो नहीं हुआ था। तो इस रूल की क्या सीमाएं हैं वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है अष्टक नियम की सीमाएं। सीमाएं या लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है इस रूल की? किस टाइप, कहाँ पर जाके ये रूल फॉलो नहीं होता है और कहाँ तक ये फॉलो होता है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। तो देखा जाए तो इसकी मेन जो लिमिटेशंस है, जिस जगह से ये रूल, जिस वजह से ये रूल फॉलो नहीं हुआ था, वो लिमिटेशंस तो उसकी कितनी है? 4 है। ठीक है, वो लिमिटेशंस तो मेन तो इसकी क्या है? 4 ही है। बट आगे क्या किया गया इस रूल के अंदर जो है वो कुछ मॉडिफिकेशन किए गए जिससे ये रूल नहीं लगा आगे। तो इसमें क्या हुआ कि मतलब स्टार्टिंग के अंदर तो ये रूल लग रहा है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, कुछ ऐसे परमाणु हैं जिन पर इस रूल का कोई इफेक्ट है ही नहीं और फिर भी वो पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये रूल फॉलो नहीं कर रहे लेकिन फिर भी वो एनवायरमेंट के अंदर पाए जा रहे हैं। ये रूल क्या कहता है कि कोई भी परमाणु स्थायी कब है? वो जब अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करता है। ठीक है, जब अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेता है तो वो एटम क्या है? स्थायी है। लेकिन इसमें से हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़ेंगे जहां पर क्या होगा, वो स्थायी भी है लेकिन उसके 8 इलेक्ट्रॉन भी पूरे नहीं है या फिर पूरे से ज्यादा है या फिर कुछ भी है। तो ये सारे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लिमिटेशन। तो मेनली हम लोग देखे जाए तो इसकी 4 लिमिटेशन आती है। एक तो इसकी होती है प्रसारित अष्टक, यानी कि इसका जो अष्टक होता है, जो 8 इलेक्ट्रॉन है, वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाते हैं किसी परमाणु के पास में। कब जो कोई परमाणु है, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जैसे कि PCl5 है, इनमें क्या हो जाता है, अष्टक नहीं होता इनके अंदर। ये क्या कर लेते हैं, अपने अष्टक का प्रसार कर लेते हैं, मीन्स इनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं बाह्यतम कोश में। ठीक है, लेकिन फिर भी PCl5 आपको पता है देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर हम SF6 की बात करें तो SF6 के अंदर भी क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं टोटल, वो हम स्ट्रक्चर अभी बना के देखेंगे। तो उसके अंदर में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाते हैं। तो वहां पर भी अष्टक नियम हमारा प्रसारित अष्टक नियम फॉलो नहीं होता। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर अष्टक नियम क्या होता है, अष्टक जो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो ही नहीं होते हैं, उससे भी क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, फिर भी वो स्थायी है। एक होता है अपना विषम इलेक्ट्रॉन। विषम इलेक्ट्रॉन का मीन्स क्या है कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम है। अब देखिए, अष्टक यानी कि 8 क्या है, सम संख्या है, जबकि इसलिए वो स्थायी बताया गया। और इनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, फिर भी वो क्या है, स्थायी है। एक है कि ये जो अष्टक नियम होता है, ये परमाणु की या अणु की क्या नहीं बना पाता, ज्योमेट्री या उसकी संरचना नहीं बता पाता है। तो यहाँ पे आके भी ये लोग का फोल्ड हो गया, मीन्स कमी हो गई। ठीक है, तो हम लोग आगे एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपनी लिमिट
यानी कि जो भी हमारा सेंट्रल मेटल होगा उसका अष्टक क्या रहेगा, अपूर्ण रहेगा, उसका अष्टक क्या नहीं मिलेगा, कंप्लीट नहीं मिलेगा, फिर भी वो कंपाउंड क्या होते हैं, मिलते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनका अपूर्ण अष्टक होता है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। उन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। जिनका अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है, जिनका अष्टक कंप्लीट नहीं है उनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। अब हम इसमें एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आपका BeH2 LiCl, BeH2 BeCl2 BCl3 AlCl3, ऐसे करके ये यौगिक हैं जिनका अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है। अब कैसे पता चला वो हम देखते हैं। देखो लिथियम का कितना होता है आपको पता है, लिथियम कितने नंबर पे आता है, 3 पे। ठीक है, लिथियम 3 पे आता है, इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल में, यानी लिथियम के बाहर इसका लिथियम का बनाए तो लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। और एक ये क्या कर रहा है, Cl के पास आपको पता हो तो Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 7। क्योंकि क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है ना, क्लोरीन का कितना होता है, 17। तो 10 तो पूरे नियॉन जितने हो गए और 7 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कोश में होते हैं, तो 7 है तो कैसे रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये हमने क्या कर दिया, 7। तो ये वाला तो क्या करेगा, इससे जो करके इस प्रकार से इसका तो अष्टक क्या हो रहा है, अपूर्ण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर केंद्रीय जो धातु है वो कौन है, लिथियम। जो धातु होती है लिथियम है, ये तो क्लोरीन है। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, ये लिथियम का Li है। अब देखिए ये जो करेगा, ये बॉन्डिंग किसके साथ करेगा, क्लोरीन वाले इलेक्ट्रॉन के साथ। तो यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक अपवाद हो गया, इसका अष्टक तो पूरा नहीं है, फिर भी LiCl मिलता है। उसके बाद अगर हम देखें BeCl2 या BeH2 कोई भी कर ले लो आप, एक एग्जाम्पल है। अब बेरिलियम का देखिए तो बेरिलियम 4 पे आता है, यानी बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब क्लोरीन ले लो चाहे हाइड्रोजन ले लो, ठीक है, क्लोरीन लोगे तो क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसे इधर क्लोरीन ले लो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये क्लोरीन तो अपना अष्टक कर लेता है, ये क्लोरीन अपना अष्टक कर लेता है, और बेरिलियम इनसे शेयर करके कितना कंप्लीट करता है भाई, 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, बेरिलियम के पास कितने आए, 4। यानी इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके बाद अगर हम BCl3 या AlCl3 की बात करें तो इनके अंदर देखिए बोरोन कितने पे आता है, 5 पे आता है। तो 5 पे आता है तो बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3। अब इसके साथ हम लोग कितने क्लोरीन जोड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे क्लोरीन इधर जोड़ रहे हैं, ऐसे क्लोरीन इधर जोड़ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है ना, तो ये क्लोरीन की हो गई। अब इसकी स्ट्रक्चर नहीं देखिए, क्लोरीन तो क्या करेगा, इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा ये वाला करके। ये क्लोरीन का तो क्या हो गया, अष्टक पूर्ण हो गया, 8 पूरे हो गए। लेकिन हम लोग क्या बता रहे, केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु कौन है, बी, बोरोन। तो देखिए ये कैसे करेगा, ये इस क्लोरीन का 1 लेगा, इस क्लोरीन का 1 लेगा और इस क्लोरीन का 1 लेगा, और ऐसे करके इसके पास टोटल कितने हो जाएंगे, 3 तो इसके खुद के पे थे और 3 हमने क्लोरीन से ले लिए, तो 3 + 3 कितने होते, टोटल 6। ये भी स्थायी है लेकिन इसका अष्टक पूरा नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये क्या है, स्थायी है। तो ये भी क्या है, एक अपवाद है, क्योंकि इसका भी अष्टक पूरा नहीं है, फिर भी ये क्या है, स्थायी रूप से मिल रहा है। अब अगर हम लोग AlCl3 की बात करें तो एल्यूमिनियम जो होता है बोरोन के जस्ट नीचे आता है, बोरोन एल्यूमिनियम, इस तरह से आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा। तो जो भी हम लोग के नीचे आते हैं, ठीक है, Ga आता है, वहां पे गैलियम, ठीक है, जो भी हम लोग का एलिमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के नीचे आते हैं, उनमें COG इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। यानी कि बोरोन के नीचे आने वाला जैसे एल्यूमिनियम है, इसके अंदर 3 है तो इसके अंदर भी 3, उसके अंदर भी 3, नीचे वाले में भी 3, सब में 3 रहेगी। ऐसे अगर हम लोग कार्बन पे चले तो इस टाइप से आता है, तो इसके अंदर 4, तो इसके अंदर 4 4 4 4, सबके अंदर 4 रहेगी। ठीक है ना, तो ये हम लोग का क्या होता है कि सेम ही होता है कि जहां पर COG इलेक्ट्रॉन जितने ऊपर आपके ऊपर वाले आ गए
तो सबके आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने देखा कि बोरोन के नीचे ही एल्यूमिनियम आते हैं, तो एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर बनाओगे तो एल्यूमिनियम का भी क्या बनाओगे आप 3, और इसी टाइप से आप क्लोरीन का बना लो, एल्यूमिनियम को ऐसे दिखा दो, तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा 1 2 3 4 6 7 हो गए। अब ये क्लोरीन इसके साथ में, ये क्लोरीन इसके साथ में, ये क्लोरीन इसके साथ, इनका तो अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया, इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8। लेकिन यहाँ पर केंद्रीय धातु क्या है, एल्यूमिनियम, इसका अष्टक पूरा नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये इस एल्यूमिनियम का एक, इस क्लोरीन का एक, और इस क्लोरीन का एक, और इस क्लोरीन का एक, ऐसे करके इसके पास में भी 3 + 3, 3 खुद के और 3 क्लोरीन के कितने होते हैं टोटल 6। ठीक है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी है, होने तो कितने चाहिए 8, लेकिन है कितने 6, फिर भी ये क्या है, स्थायी है, तो यहाँ पर अष्टक नियम फॉलो नहीं हो रहा। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, कमी है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहा जाता है। अब लुईस ने कॉन्सेप्ट दिया था अपना क्या, अम्ल क्षार का, तो उन्होंने क्या बताया था कि जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती हैं वो क्या हो सकती है, लुईस अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है, दान कर सकती है, वो क्या होती है, लुईस क्षार। तो उन्होंने इनको क्या कहा, इनके पास देखो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो उन्होंने इनको ऐसी स्पीसीज को क्या कहा, लुईस अम्ल। ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, लुईस अम्ल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये केंद्रीय परमाणु का क्या है, अपूर्ण अष्टक। ठीक है, तो ये अपनी क्या हुई, एक लिमिटेशन कंप्लीट हुई कि इसमें केंद्रीय परमाणु में अपूर्ण अष्टक है, फिर भी ये क्या है, स्थायी है। जबकि अष्टक नियम क्या कहता है कि जब कोई भी परमाणु जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा तभी वो क्या बन जाएगा, स्थायी विन्यास में जाएगा, लेकिन इनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये क्या है, स्थायी है। तो ये तो अपनी फर्स्ट लिमिटेशन हुई क्या, केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक। उसके बाद सेकंड जो लिमिटेशन है अपनी, या सेकंड सीमा जो अपनी है, वो है प्रसारित अष्टक, प्रसारित अष्टक। ठीक है, सेकंड लिमिटेशन अपनी क्या है, प्रसारित अष्टक। तो देखिए आपको पता है जब हम लोग कितने पीरियोडिक टेबल में 3rd आवर्त पर आते हैं, 3रे आवर्त पर आते हैं, तो डी ब्लॉक भी आना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, और डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो जब डी इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री हो जाती है तो उसके बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं कुछ, वो क्या करते हैं, अपने केंद्रीय परमाणु में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उनके पास में होते हैं, तो ऐसे को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन धनी जो है यौगिक कहा जाता है, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता, इसलिए इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक कहेंगे। और क्या होता है मेन चीज कि इनका अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन से क्या होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके एग्जांपल्स पे जाते हैं, जैसे कि आपका PCl5 है, SF6 है, H2SO4 है। ठीक है, ये सारे इसके क्या है, एग्जाम्पल है किसके, प्रसारित अष्टक के। ओके, तो मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ सबसे पहले फास्फोरस की। तो फास्फोरस का आपको मैं बता दूं कि फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है। ठीक है ना, तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। तो देखिए नाइट्रोजन जो होता है उसी के जस्ट नीचे आता है फास्फोरस। आपको मैं वैसे बता दूं, नाइट्रोजन जो होता है उसके जस्ट नीचे आता है फास्फोरस। नाइट्रोजन जो होता है उसका कितना होता है, 7। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। ठीक है, और साथ में जब हम 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर हो गया, ये तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया। अब हम इसके अगर वैलेंस सेल की बात, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बताइए नाइट्रोजन का जो संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, 5। तो फास्फोरस के संयोजकता कोष में भी कितने रहेंगे, 5 रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग फास्फोरस का बनाते इधर, और इसका हम लोगों ने बनाया, तो हम लोगों ने बनाया इसके 5, 1 2 3 4 5, ये बना दिए। अब इसके पास में क्या है, ऐसे क्लोरीन है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन कितने जुड़े हैं यहाँ पे, 5। ठीक है, तो एक क्लोरीन यहाँ जुड़ता है, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ। अब ये क्या है कि ये ज्योमेट्री इन्होंने तो नहीं बताई, बट ये
ज्योमेट्री इसकी होती है वो मैं आपको आगे समझाऊंगी कि किस टाइप से होती है। ये अपनी आगे एक थ्योरी आएगी, कौन सी, BSc-PR थ्योरी, उसके अंदर इस ज्योमेट्री के बारे में है कि ये ज्योमेट्री आई कैसे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन के साथ तो है और एक ये इलेक्ट्रॉन लेता है इस टाइप से, क्लोरीन का तो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। ठीक है, क्लोरीन अपने 8 सब कंप्लीट कर लेता है इस टाइप से। इसका अगर करेंगे तो क्लोरीन अपने इस फास्फोरस के 8 मतलब लेके और ये यहाँ पे 8 हो गए। हम लोग क्लोरीन को नहीं देख रहे, हम लोग किसको देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं फास्फोरस को। अब देखिए फास्फोरस के पास 5 तो खुद के हैं और 5 ही इन्होंने क्या लिए हैं, क्लोरीन से लिए। तो अगर हम टोटल इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करने लग जाएं तो बताइए कितने होंगे। 5 तो इसके पास खुद के थे और 5 इसने क्या ले लिए, क्लोरीन से ले लिए। तो टोटल इसके पास केंद्रीय परमाणु के पास में आउटर मोस्ट यानी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। 8 से ज्यादा हो गए ना, लेकिन फिर भी क्या है, ये स्थायी होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें SF6 की तो सल्फर। अब बता दो नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितना नंबर होता है, एटॉमिक नंबर 8, और ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, तो इसका 8 होता है और इसका कितना होता है, 16। ठीक है, तो सल्फर का 16 होता है। आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6, तो सल्फर के भी कितने होंगे, 6। ठीक है, तो क्या होता है सल्फर का अगर हम करें 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन 5 फ्लोरीन और 6 फ्लोरीन। इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर एक बनती है अष्टलकीय टाइप में। अब ये कैसे बनी है, ये रूल नहीं बताते हैं, ये आगे रूल दिया गया था BSc-PR थ्योरी, ये बताता है। ठीक है, तो ये तो इसकी लिमिटेशन है, ये स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बताता। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन के भी वही, क्लोरीन के नीचे फ्लोरीन के ऊपर आता है, तो वही 7 इसके अंदर होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखिए इसका भी अगर हम करें तो फ्लोरीन का एक काउंट हो जाएगा और एक इसका फ्लोरीन तो इसके साथ में बॉन्ड, फ्लोरीन तो 8 हो रखे हैं, लेकिन अगर सल्फर का काउंट करें तो सल्फर के पास खुद के पास 6 थे और 6 उसके साथ फ्लोरीन जुड़ गए, तो टोटल कितने हो गए, 12। इसका तो 10, इसका 12, ऐसे H2SO4 का निकाल के देखना कितना है। ठीक है, अब इनके क्या होते हैं, अष्टक से ज्यादा हो जाते हैं, इनका नॉर्मल अष्टक जितना नहीं, अष्टक से क्या है, ज्यादा ही है ना, तो ये भी क्या नहीं करते हैं, अष्टक नियम का पालन नहीं करते। H2SO4 का तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम लोग खुद बनाना। नेक्स्ट जो अपना आता है ये भी यहाँ पे भी अष्टक नियम पालन नहीं हो रहा, तो प्रसारित अष्टक। नेक्स्ट अपना आता है विषम इलेक्ट्रॉन, क्या आता है, विषम इलेक्ट्रॉन अणु। नेक्स्ट जो अपना तीसरी जो लिमिटेशन है इसकी वो आती है विषम इलेक्ट्रॉन अणु। कुछ अणु जो होते हैं अपने वो कुछ अणु क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है वो विषम पाई जाती है, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। इसमें मोस्टली आपको एग्जांपल मिलेगा NO और NO2 का। अब आप लोग देखना, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास आपको पता है COG कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो हम लोग 5 बनाते हैं, 1 2 3 4 और 5। और ऐसे अगर हम लोग ऑक्सीजन का देखें तो 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना, या फिर आप इसको क्रॉस से दिखा दीजिए, इसको अलग दिखा दीजिए, है ना। अब आप क्या करोगे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके भी क्या है, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे और इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पे ऐसे करके और ये यहाँ पे ऐसे करके, जब 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, किस पे, ऑक्सीजन पे। ओके, और ऑक्सीजन के ऐसे 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 और 1, इस टाइप से क्या रहता है, फ्री रहता है। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के कुल यहाँ इसका तो स्टेप कंप्लीट है, लेकिन नाइट्रोजन की कुल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 5 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। नाइट्रोजन की कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, लेकिन फिर भी आपको पता होगी NO गैस पाई जाती है। ठीक है,
तो ये क्या है, स्थायी है। ऐसे ही अगर आप लोग बात करोगे NO2 की, तो आप NO2 की स्ट्रक्चर बना के देखना, उसके अंदर भी आपको ऐसा ही मिलेगा कि जहाँ पे क्या हो रही है, विषम इलेक्ट्रॉन। NO2 के अंदर भी आप स्ट्रक्चर जब बनाते हो तो उसके अंदर भी क्या आते हैं, विषम। अब एक मैं बना दी और एक आप लोग खुद बना के देखोगे, ठीक है। और उसके बाद में नहीं समझ आती तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अब देखिए इसके अंदर आप लोग ये देखना कि यहाँ पे हम लोगों ने नाइट्रोजन का देखा, तो नाइट्रोजन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक से तो इनकम्प्लीट ही है, अष्टक तो इसका फिर भी कंप्लीट नहीं है। लेकिन वहां पे देखो, अब तुम लोग सोच रहे होंगे मैडम इसको फिर इसमें क्यों नहीं रखा, अपूर्ण अष्टक में क्यों नहीं रखा। अपूर्ण अष्टक में याद रखना वो सम संख्या में ही आ रहे, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, या 4 की हो रही है, 6 की हो रही है, ऐसे हो रही है। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, एक ऑड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए इसको एक अलग से दिखा गया है, विषम इलेक्ट्रॉन अणु। ओके, फिर अगर हम इसकी 4th लिमिटेशन की बात करें, तो वो 4th लिमिटेशन ये है कि ये जो केंद्रीय ये जो किसी भी अणु की जो संरचना है वो नहीं बता पाया था। तो संरचना के बारे में ये नहीं बता पाया था, यानी कि स्ट्रक्चर कैसी होगी उसके बारे में इसने कोई भी आइडिया नहीं दिया था कि कैसे होती है। अगर हम लोग संक्रमण धातु पे चलते हैं तो वह प्रसारित अष्टक में ही आ जाता है कि जो संक्रमण धातु होते हैं उनमें डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। वो इसकी एक नेक्स्ट लिमिटेशन मान लो, चाहे उसको प्रसारित अष्टक में ही मान लो, कि जब संक्रमण धातु हो जाती है तो उनके अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट में चूंकि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, अष्टक के नियम का पालन नहीं होता और अष्टक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यानी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में उपस्थित हो जाते हैं। तो ये भी क्या है कि इसकी लिमिटेशन ये है कि संक्रमण धातुओं पर भी ये अष्टक नियम पालन नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारी अपनी क्या होती है, अष्टक नियम की लिमिटेशन खत्म, ऑक्टेट रूल खत्म, ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन खत्म। अब हम लोग अपने नेक्स्ट बॉन्ड पे चलेंगे, दैट इज आयोनिक बॉन्ड, कि आयोनिक बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। तो आप लोग लिमिटेशन को अच्छे से पढ़िए, अष्टक नियम को अच्छे से पढ़िए, आयोनिक बॉन्ड को हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, बाय।